हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास तक हमने मंत्रिपरिषद और जो प्रधानमंत्री के बारे में जो चर्चा करनी थी उस पर कर ली थी। आज अब तक यानी 1947 से अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं उनको एक एक करके पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अब तक के प्रधानमंत्री। यानी 1947 से लेकर 2020 तक जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में आज पढ़ना है। और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, मैंने बताया था कि ये जो प्रधानमंत्री पद होता है ये सबसे बड़ा राजनीतिक पद माना जाता है। प्रधानमंत्री पद सबसे बड़ा राजनीतिक पद होता है, इसलिए इस पद से संबंधित बहुत सी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं। हमें इन राजनीतिक घटनाओं से बचते हुए केवल उन्हीं पर फोकस करना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू आप सब जानते हैं देश स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे हैं। तो इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है। एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित प्रधानमंत्री। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित राष्ट्रपति है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री कब से लेकर कब तक रहे थे? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। और आप ये भी जानते हैं कि पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो सन 1952 के अंदर हुआ था। कब हुआ था पहला लोकसभा चुनाव? 1952 के अंदर हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 से 1952 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के मनोनीत प्रधानमंत्री थे। क्योंकि इस समय चुनाव हुए नहीं थे तो केवल इनको मनोनीत किया गया था, क्योंकि पहला चुनाव कब होता है? 1952 के अंदर होता है। इसलिए 1947 से 1952 तक ये मनोनीत प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। इसके बाद 1952 से लेकर 1964 तक ये निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य पूरा करते हैं। निर्वाचित यानी 15 अगस्त 1947 से 1952 तक ये मनोनीत
प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा करते हैं। और पहला चुनाव 1952 के अंदर होता है, तो 1952 में से 1964 तक ये निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर रहते हैं। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि इनका जो कार्यकाल है वो आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही है, यानी सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था 1947 से 1964 तक, यानी 16 वर्ष 9 माह और 16 दिन का इनका कार्यकाल था। तो इतना बड़ा कार्यकाल अब तक किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं रहा। इसके बाद हम बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही कार्यकाल में जो पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी काका कालेलकर आयोग था, उसकी स्थापना होती है 1953 के अंदर। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री थे। तो प्रथम अन्य पिछड़ा आयोग, जिसका क्या नाम था, काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग। इस काका कालेलकर आयोग की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में होती है। और कब होती है, सन 1953 के अंदर। तो 1953 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग की स्थापना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, और वो है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता दोस्तों, ये पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य होता है। पंचशील समझौता जो एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। ये पंचशील समझौता चीन का जो क्षेत्र तिब्बत है, उस तिब्बत और भारत के मध्य व्यापारिक और आपसी संबंधों को लेकर के ये 29 अप्रैल 1954 को समझौता किया गया था। और इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों, ये जो समझौता है, इस समझौते के द्वारा भारत और चीन के जो संबंधों के मध्य विवाद थे वो काफी हद तक दूर होते हैं, और भारतीय विदेश नीति का ये अगले कुछ वर्षों तक रीढ़ की हड्डी साबित भी होता है। तो ये पंचशील समझौता एक प्रकार से भारत और चीन के जो संबंधों में तनाव थे उसको दूर करने के लिए किया गया था। और इसी समझौते के बाद हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने लगे थे। इस पंचशील इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समझौते की प्रस्तावना में 5 मुख्य बातें थी, इसलिए इसको पंचशील कहा गया। 5 मुख्य बातें कौन सी थी? इसमें पहली बात यह थी कि हम एक दूसरे की प्रादेशिक संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। दूसरी इसकी मुख्य बातें थी कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरी इसकी मुख्य बातें थी कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथी बात थी कि समानता और लाभ की नीति का पालन करेंगे। और पांचवी और अंतिम इसकी मुख्य बात थी कि हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखेंगे।
तो इस प्रकार से इन 5 बातों को लेकर के, 5 सिद्धांतों को लेकर ये समझौता होता है। दोनों देशों के मध्य जो संबंधों को लेकर विवाद था, तनाव था, वो काफी हद तक दूर होता है। समझौते के बाद भारत हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने लगते हैं और भारत की विदेश नीति की कुछ वर्षों के लिए ये रीढ़ भी साबित होती है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि ये समझौता कब होता है? 29 अप्रैल 1954 को होता है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिक पाता है और 1962 के अंदर चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब याद इतना रखना कि पंचशील जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था और किन देशों के मध्य हुआ था, और इनकी 5 मुख्य बातें कौन कौन सी थी जिसको लेकर ये समझौता किया गया था, ये याद रखना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जो 1960 के अंदर, 1954 के अंदर पंचशील समझौता हो जाता है। 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के मध्य एक फिर समझौता होता है और उस समझौते का नाम था सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। ये जो समझौता हुआ ये सन 1960 के अंदर हुआ था और ये समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय सिंधु नदी जल समझौता हुआ था और इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि सिंधु नदी का जल भारत को कितना मिलेगा, पाकिस्तान को कितना मिलेगा। तो इस प्रकार से 1960 के अंदर ये सिंधु नदी जल समझौता होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही कार्यकाल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने बात की। पहली बात, स्वतंत्र भारत के एक पहले प्रधानमंत्री है, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री है, यानी इनका लगभग 17 वर्ष का कार्यकाल रहता है। 16 वर्ष 9 माह और 16 दिन का इनका कार्यकाल रहता है। इन्हीं के समय सन 1953 में पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेलकर आयोग की स्थापना होती है और इनके कार्यकाल में 29 अप्रैल 1954 को चीन और भारत के मध्य एक पंचशील समझौता होता है और 1960 में पाकिस्तान और भारत के मध्य सिंधु नदी जल समझौता होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, सन 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुट निरपेक्ष नीति का जनक माना जाता है। तो इस आंदोलन की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही काल में होती है। सन 1961 के अंदर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। दोस्तों ये आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसकी शुरुआत कब होती है? 1961 में होती है और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसकी बेसिक बातें बता देता हूँ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद पूरा विश्व 2 गुटों में बंट जाता है। एक अमेरिकी गुट बनता है और दूसरा सोवियत संघ का साम्यवादी गुट बनता है। सोवियत संघ का साम्यवादी और एक अमेरिकी गुट बन जाता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों के अंदर बन जाता है। एक अमेरिकी गुट, ये जो अमेरिकी गुट था ये पूंजीवादी नीतियों के समर्थक थे और दूसरा गुट था सोवियत संघ का साम्यवादी गुट,
जो समाजवादी नीतियों के समर्थक रहे। तो विश्व के कुछ देश जो है वो अमेरिकी गुट की तरफ चले जाते हैं और कुछ देश है वो सोवियत संघ के साम्यवादी गुट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन भारत और विश्व के कई अन्य देश जो किसी भी गुट की तरफ नहीं जाना चाहते थे, बल्कि अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो ऐसे देश जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना चाहते थे, उन देशों के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। और उन देशों का जो संगठन बनता है उसे गुट निरपेक्ष संगठन कहा जाता है। ये गुट निरपेक्ष संगठन आगे चलकर पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और एक प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक माना जाता है। इस आंदोलन के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनकी एक वैश्विक नेता की छवि बनकर सामने आती है। और ये गुट निरपेक्ष जो संगठन बना था, इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? बेलग्रेड के अंदर होता है। तो इस प्रकार से 1961 में आते आते पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक वैश्विक नेता की छवि बनकर सामने आती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हर जगह हर समय केवल शांति की ही बात करते हैं, चाहे यूएनओ की बात करें, चाहे पूरी दुनिया की बात करें, हर जगह ये शांति की ही बातें करने लगे। इस आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन? गुट निरपेक्ष आंदोलन कब चलाया गया? 1961 में। और इस समय पूरा विश्व दो गुटों में बंटा था। सोवियत संघ का साम्यवादी गुट और अमेरिकी गुट। अमेरिकी गुट जो पूंजीवादी नीतियों के समर्थक था और सोवियत संघ का साम्यवादी गुट जो समाजवादी नीतियों का समर्थक था। लेकिन भारत ने किसी भी गुट के साथ समझौता नहीं किया था और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखा था। तो ये था दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसके जनक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। इसके अलावा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे जोसेफ ब्रोज टिटो। ये यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मिस्र के राष्ट्रपति थे क्वामे नक्रूमा। ये मिस्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। तो इन्हें गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक माने जाते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। यही वो देश है जो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाहते थे और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है, 1961 में हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से। इसके बाद दोस्तों सन 1962 के अंदर भारत और चीन के मध्य युद्ध हो जाता है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? सन 1962 के अंदर ये युद्ध होता है। देखो दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद एक और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वैश्विक नेता की छवि बनती है। वो हर जगह शांति की बात करने लगते हैं
और 1954 के अंदर वो पंचशील समझौता भी हुआ था, जिसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने लगे थे। लेकिन इन सब के बावजूद 1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया जाता है। इससे पूरे देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू की वैश्विक नेता की छवि को एक गहरा धक्का लगता है। चीन ने तिब्बत मुद्दे को लेकर के भारत पर यह आक्रमण किया था और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस युद्ध में भारतीय जो सेना है ये पराजित हो जाती है। भारतीय सेना पराजित हो जाती है। इस युद्ध में भारतीय सेना पराजित हो गई थी और भारत का एक बड़ा हिस्सा अक्साई चीन अपने कब्जे में कर लेता है। देखो दोस्तों, 1954 के अंदर पंचशील समझौते के बाद जहां हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने लगे थे दोनों राष्ट्रों के मध्य, वही दोनों राष्ट्र 1962 में आते आते एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो 1962 के अंदर भारत चीन युद्ध भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ था और इसमें भारतीय सेना की हार हो जाती है, भारतीय सेना पराजित हो जाती है। इसके बाद हम बात करें सन 1963 की। दोस्तों 1963 में पहली बार जेबी कृपलानी के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो पाया था, इसलिए प्रधानमंत्री पद को पद से त्यागपत्र नहीं देना पड़ा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वो प्रधानमंत्री हैं जिनके विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? तो इसके विरोधी थे जेबी कृपलानी, यानी 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पद पर रहते इनका देहांत हो जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री भी हैं जिनका पद पर रहते हुए देहांत होता है। तो मई 1964 में पद पर रहते देहांत होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पद पर रहते देहांत होने वाले ये प्रथम प्रधानमंत्री। दोस्तों इनकी जो समाधि स्थल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसको शांतिवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शांतिवन के नाम से जाना जाता है। इसको इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद पूरी दुनिया के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल शांति की बातें करते थे, इसलिए इसका जो समाधि स्थल है इसका नाम भी शांतिवन रखा गया। इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है जिसमें भारतीय सेना की पराजय हो जाती है। और 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा नेहरू जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जो पारित नहीं होता है। और मई 1964 में इनका पद पर रहते देहांत हो गया था, इसलिए पद पर रहते देहांत होने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं।
और इनका जो समाधि स्थल है उसको शांतिवन के नाम से जाना जाता है। तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जिनका कार्यकाल रहा था सन 1964 से 66 तक। 1964 से 1966 तक। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब देहांत हो गया था तो उसके बाद 13 दिन के लिए गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बनाया गया था और उसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1965 का भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में यह घटना हुई थी। 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया था। दोस्तों, 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है उसके बाद भारत की आर्थिक स्थिति एक प्रकार से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और आप जानते हैं कि 1962 के बाद भारत में भयंकर अकाल भी पड़ता है, तो भारत की आर्थिक स्थिति पर एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है और उस 1962 के युद्ध में भारतीय सेना भी पराजित हो जाती है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए यानी पाकिस्तान को भी ऐसा लगने लगा था कि अगर वो भारत के साथ युद्ध करता है तो वो युद्ध जीत जाएगा। इसी मंसूबे के साथ पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर देता है 1965 में और इसी युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा एक महत्वपूर्ण नारा भी दिया जाता है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान नारा जो बहुत प्रसिद्ध नारा है, किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था 1965 के युद्ध के दौरान। क्योंकि दोस्तों उस समय 1965 में भारत को जवानों की आवश्यकता थी, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और उस समय भयंकर अकाल भी पड़ा था, इसलिए किसानों की भी भारत को जरूरत थी। इसलिए इन जवानों और किसानों के अंदर एक प्रकार से ऊर्जा भरने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था और इस नारे ने वाकई में जवानों और किसानों के अंदर एक ऊर्जा भरी थी और उसका परिणाम ये आता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान को बुरी तरह हरा देती है 1965 के युद्ध में। और आप ये भी जानते हैं कि 1966-67 के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत होती है, तो उस हरित क्रांति के समय किसानों ने भी बढ़ चढ़कर अपना शौर्य दिखाया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा इन जवानों और किसानों में एक प्रकार से ऊर्जा भरने के लिए इस युद्ध के दौरान ये नारा दिया गया था, जो वाकई में ऊर्जा भरने का काम भी किया था। जवानों ने अपना शौर्य दिखाया था और पाकिस्तान को हरा दिया था। किसानों ने भी अपना शौर्य दिखाया था हरित क्रांति के दौरान और इस प्रकार से भारतीय सेना पाकिस्तान को हरा देती है। पाकिस्तान के जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के लिए
10 जनवरी 1966 को 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता किया जाता है इस युद्ध को रोकने के लिए। 10 जनवरी 1966 को, और इस समझौते का नाम था ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता, जो कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि ताशकंद समझौता किस किस देश के मध्य होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। और कब किया गया था? 10 जनवरी 1966 को। ये समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और उधर पाकिस्तान के जनरल थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य ये समझौता होता है, ताशकंद के अंदर होता है। और ये जो ताशकंद है, ये वर्तमान में उज्बेकिस्तान देश जो है उसकी राजधानी है। ताशकंद वर्तमान में किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और दोस्तों, ये समझौता सोवियत संघ की मध्यस्थता से किया गया था। यानी सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहा जाता है, उसके प्रधानमंत्री थे कोसिजिन। कौन थे? कोसिजिन। इस कोसिजिन के द्वारा मध्यस्थता की गई थी और दोनों देशों के मध्य यह समझौता करवाया गया और इस युद्ध को रोका गया था। इसके बाद बात करते हैं हम, लेकिन दोस्तों ये समझौता 10 जनवरी 1966 को ही हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है इनकी? 11 जनवरी 1966 को। और 10 जनवरी 1966 को यह समझौता होता है। अगले ही दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु एक रहस्यपूर्ण मृत्यु है, क्योंकि आज तक इनकी मृत्यु के बारे में यह पता नहीं चला कि इनकी मृत्यु हुई कैसे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी है, इनके पद पर रहते 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हो गई थी। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए देहांत हुआ है। तो पद पर रहते देहांत होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, पद पर रहते देहांत होने वाले ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट कहा जाता है। इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। तो ये दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, 1964 से 1966 तक इनका कार्यकाल रहता है। इनके कार्यकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में भारतीय सेना की विजय होती है। इसी युद्ध के दौरान जवानों और किसानों में ऊर्जा भरने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। और इस युद्ध को रोकने के लिए 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य। इस पर हस्ताक्षर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के द्वारा किया जाता है।
और ये समझौता सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन की मध्यस्थता से किया जाता है। ताशकंद जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, लेकिन अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पद पर रहते देहांत होने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विदेश में देहांत होने वाले ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो ये पहले व अंतिम प्रधानमंत्री है जिनकी विदेश के अंदर मृत्यु होती है, क्योंकि इनकी मृत्यु कहाँ होती है? ताशकंद के अंदर होती है। तो पद पर रहते देहांत होने वाले पहले और विदेश के अंदर देहांत होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जो समाधि स्थल है इसको विजय घाट के नाम से जाना जाता है। जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था तो इसके बाद एक बार पुनः गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और गुलजारी लाल नंदा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, 1964 और 1966 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। अब बात करते हैं हम भारत के तीसरे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और इनका कार्यकाल क्या रहा था? सन 1966 से 1977 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसके बारे में हम बात करें तो ये भारत की पहली व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। भारत की पहली व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है, यानी आज तक केवल एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, श्रीमती इंदिरा गांधी। और दूसरी बात करें तो दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री यही है। दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। इनका कार्यकाल रहता है लगभग 12 वर्ष। लगभग 12 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है। और मैंने पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो पढ़ा रहा था तब बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं और दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ये दोनों लोकसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनते हैं। ये श्रीमती इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनती है। तो राज्यसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य के रूप में बनने वाली ये पहली प्रधानमंत्री। तो भारत की पहली व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। राज्यसभा सदस्य के रूप में बनने वाली पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल 1966 से 1977 तक रहता है।
अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ये भी काफी लोकप्रिय थी। इसको भी काफी लोकप्रियता मिलती है, एक वैश्विक नेता की छवि बनकर सामने आती है। इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1969 के अंदर 1969 की है, जब इंदिरा गांधी के द्वारा एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। यानी 1969 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। चौदह बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण करना एक अपने आप में बड़ी बात है, जो 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने करके दिखाया था। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जो बैंक जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। कितनी पूंजी वाले बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था? जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। ये जो 14 बैंक है, ये पहले एक प्रकार से निजी बैंक हुआ करते थे और ये केवल अमीर जो लोग थे उनके लिए कार्य करते थे, अमीर वर्ग के लिए केवल कार्य करते थे। तो 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हालांकि इसका काफी विरोध किया गया था, इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिखाया और ये साबित कर दिया कि ये जो बैंक है ये केवल कुछ लोगों के लिए ही कार्य नहीं करेगी, ये राष्ट्र की संपत्ति है, ये सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। गरीब दलितों के लिए भी ये बैंक कार्य कर सकेगी। तो एक प्रकार से जो गरीब और दलित वर्ग है उनके अंदर इसकी एक सकारात्मक मैसेज आता है कि जो भारत की प्रधानमंत्री है वो गरीबों और दलितों के लिए भी कार्य कर रही है। तो इससे इंदिरा गांधी को काफी लोकप्रियता मिलती है। तो पहली घटना यही है 1969 की, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं सन 1971 की। दोस्तों, सन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 26वां संविधान संशोधन करके और जो राजा महाराजाओं का प्रीविपर्स मिलता था उसको समाप्त कर दिया गया। 1971 में 26वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन द्वारा परिविपर्स को समाप्त कर दिया। परिविपर्स को समाप्त कब किया गया था? 1971 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। और किस प्रधानमंत्री के द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। ये परिविपर्स क्या होता है? देखो दोस्तों, जब 1947 में भारत आजाद होता है उस समय देसी रियासतों के राजा महाराजा थे, उनको ये कहा गया था कि आपको शाही भत्ता दिया जाएगा। उस शाही भत्ते को ही प्रीविपर्स कहा जाता है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में इसको बंद कर दिया। इससे लोगों के अंदर भी एक सकारात्मक मैसेज गया कि सब बराबर है, किसी को विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। और इंदिरा गांधी के द्वारा यह भी कहा गया कि राजा महाराजाओं के ऊपर प्रीविपर्स के रूप में सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, अब वो खर्चा गरीबों और दलितों पर किया जाएगा। तो इससे श्रीमती इंदिरा गांधी की और ज्यादा लोकप्रियता बढ़ जाती है। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। 1971 में प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया जाता है। और इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होता है।
उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी। उन्नीस सौ इकहत्तर के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। देखो दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश मुद्दे को लेकर के भारत पर आक्रमण कर दिया था। हालांकि इस युद्ध में भी भारतीय सेना विजयी रहती है और पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका ने एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी योग्यता दिखाते हुए सोवियत संघ से एक 20 वर्षीय गुप्त संधि कर ली जाती है। यह संधि कर ली गई, लेकिन इस संधि के कारण जो गुटनिरपेक्ष नीति थी भारत की, उसकी काफी आलोचना की गई थी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ये नीति शुरू होती है और उस समय ये कहा गया था कि हम किसी भी गुट की तरफ नहीं जाएंगे, विदेश नीति को स्वतंत्र रखेंगे। लेकिन यहाँ इंदिरा गांधी के द्वारा सोवियत संघ से ये संधि कर ली जाती है, तो इस कारण गुटनिरपेक्ष नीति की काफी आलोचना होती है। लेकिन दोस्तों, आप देखोगे कि ये उस समय की एक जरूरत थी, क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश मुद्दे को लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, और इस युद्ध में भारत की सेना विजय हो जाती है। पाकिस्तान को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है और एक नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश। यानी दुनिया के नक्शे में एक नया देश उभर कर सामने आता है, बांग्लादेश। और इसका श्रेय एक प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी को ही जाता है। तो इतने बड़े कार्य करने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की पूरी विश्व के अंदर एक वैश्विक नेता की छवि बनकर सामने आती है। इस युद्ध को रोकने के लिए 3 जुलाई 1972 को एक समझौता किया जाता है भारत और पाकिस्तान के मध्य, 3 जुलाई 1972 को, जिसे शिमला समझौता कहा गया। शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को हुआ था। किस किस देश के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य ये समझौता हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकर अली भुट्टो। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकर अली भुट्टो के मध्य ये समझौता हुआ था। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ भारत पाकिस्तान के मध्य, यानी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो के मध्य। इसी समझौते के दौरान पहली बार LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल शब्द का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 1972 को किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अठारह मई 1974 की, जो एक बड़ी घटना थी इंदिरा गांधी के समय की। 18 मई 1974 दोस्तों, 18 मई 1974 का दिन था। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इस दिन भारत के द्वारा पहली बार पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है राजस्थान के पोखरण में। कब किया गया था? 18 मई 1974 को भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण।
पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है भारत के द्वारा 18 मई 1974 को। और ये पहला परमाणु परीक्षण किया गया, ये कहां पे किया गया था? पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में ये भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है 18 मई 1974 को। हालांकि भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध थे, दबाव थे कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह परमाणु परीक्षण किया पोखरण जैसलमेर में। और इस परमाणु परीक्षण करने के साथ ही भारत का नाम उन परमाणु संपन्न राष्ट्रों में भी शामिल हो जाता है, यानी परमाणु संपन्न राष्ट्र, यानी भारत एक ताकतवर देश के रूप में उभर कर सामने आता है। दोस्तों, इस परमाणु परीक्षण के साथ ही भारत विश्व का छठा परमाणु परीक्षण करने वाला देश बन जाता है। छठा परमाणु परीक्षण करने वाला देश, क्योंकि भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिए थे। उनमें नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका, इसके बाद सोवियत संघ, इसके बाद फ्रांस, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और उसके बाद चीन, और छठा भारत था जिसने परमाणु परीक्षण किया था। तो इस परमाणु परीक्षण के साथ ही भारत विश्व का छठा परमाणु परीक्षण करने वाला देश बन गया था। और आपको यह भी बता दूं कि अब तक भारत में कुल 6 परमाणु परीक्षण किए गए हैं। 6 परमाणु परीक्षण किए गए हैं अब तक। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो 5 परमाणु परीक्षण है वो 11 व 13 मई को किया जाता है 1998 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके समय 11-13 मई 1998 को एक साथ 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो इस प्रकार से अब तक भारत में कितने परमाणु परीक्षण किए गए? 6 परमाणु परीक्षण किए गए हैं। और भारत पहला परमाणु परीक्षण के साथ ही विश्व का छठा परमाणु परीक्षण करने वाला देश बन गया था। पहला परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किया गया था 18 मई 1974 को। और ये जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था इसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था इसका क्या नाम रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। क्योंकि दोस्तों 18 मई 1974 को बुद्ध जयंती थी। बुद्ध जयंती थी, उसी के नाम पर इसको रखा गया है स्माइलिंग बुद्धा, यानी मुस्कुराइए बुद्ध। तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है 18 मई 1974 की, जब भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है। इसके बाद 25 जून 1975 की, जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। और कांग्रेस पार्टी के हारने का सबसे बड़ा कारण ये राष्ट्रीय आपातकाल ही रहा था। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर
आपातकाल। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगा दिया था भारत के अंदर, और ये आपातकाल 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था। 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था। दोस्तों, 1971 के युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति एक प्रकार से कमजोर हो जाती है, काफी कमजोर हो गई थी। भारत में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी चीजें काफी फैल गई थी। तो लोगों के अंदर इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक गुस्सा उत्पन्न हो गया था, यानी पूरे देश के अंदर की जनता है वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध आ गई थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक माहौल बन जाता है और भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन शुरू हो जाते हैं। बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन, महंगाई के विरुद्ध आंदोलन किया जाने लगा। छात्रों के द्वारा बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन किया जाने लगा। गुजरात और बिहार में तो एक बहुत बड़े स्तर पर छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया था, और बाद में छात्रों ने अपना नेतृत्व जयप्रकाश नारायण को सौंपा था। और जयप्रकाश नारायण जो उस समय के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने उन छात्रों का आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जयप्रकाश नारायण ने उस समय एक नारा दिया था, संयुक्त क्रांति का। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। यानी इनके नेतृत्व में छात्रों के द्वारा गुजरात और बिहार के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाने लगा। कहने का मतलब पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बन गया था। और उसी समय एक घटना और हो जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसला आता है और उसमें कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों को जीतने में अवैध तरीके का प्रयोग किया है, इसलिए इंदिरा गांधी का वो चुनाव निरस्त किया जाता है, उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। तो उससे एक प्रकार से इंदिरा गांधी पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का भी दबाव बन रहा था। एक और पूरे भारत के अंदर जनता उसके विरुद्ध आ गई थी, प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव बन रहा था। इन सब से निपटने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगा दिया था। इसकी काफी आलोचना की गई थी, काफी आलोचना भी हुई थी जो आंतरिक अशांति के नाम पर ये लगाया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी अपनी सरकार बचाने के लिए ये ऐसा किया था। इसी जो 21 मार्च 1977 तक चलता है, इसी बीच सन 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन भी किया जाता है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया जाता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के लगभग प्रत्येक भाग के अंदर संशोधन कर दिया जाता है। यानी ये आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसलिए इसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन हो, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्येक भाग में संशोधन किया गया। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस 42वें संविधान संशोधन के अधिकांश प्रावधानों में फेरबदल किया गया, कुछ को समाप्त किया गया था। तो 1976 के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है, वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में ही होता है। तो दोस्तों 1976 में ये संविधान संशोधन हो जाता है। 1977 तक ये आपातकाल लगा रहा था, पूरी जनता इनके विरुद्ध आ जाती है, इसके विरुद्ध एक माहौल उत्पन्न हो जाता है और आखिरकार 1977 के अंदर इस आपातकाल को समाप्त किया जाता है और नए लोकसभा चुनाव करवाए जाते हैं
और दुर्भाग्य की बात ये देखिए 1977 की लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार जाती है और उस हार का मुख्य कारण ये जो आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया गया था, यही एक मुख्य कारण था। तो इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली लोकसभा सीट से आती है, वो स्वयं अपना चुनाव 1977 की लोकसभा के अंदर हार जाती है। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा, लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ा और उसके बाद हमने बात की है श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में। जो अगले प्रधानमंत्री हैं उन पर बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।